हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस हाइपोथेसिस को देने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया गया था वो किन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, और उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है एक हाइपोथेसिस है जो पीटर मिकल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। पीटर मिचेल भी बोलते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो पीटर मिचेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था 1961 में। तो 1961 में इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी और ये बोला था कि जो भी एटीपी प्रोड्यूस होती है, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मेनली हम डिस्कस करते हैं एटीपी प्रोडक्शन को। और हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि एटीपी प्रोडक्शन होती कैसे है। तो एटीपी की प्रोडक्शन होती है जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अराउंड, ठीक है। तो वो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, याद होगा आपको। कॉम्प्लेक्सेस थे कौन से? 1, 2, 3 एंड 4 ये पढ़े थे। और हमने उसके बाद ये भी डिस्कस किया था कि फिफ्थ एक और कॉम्प्लेक्स होता है जो होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है वो बन कैसे रहा है। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, ठीक है, तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक कॉर्नर बना रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं हमें पता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, तो इसे लिख देते हैं ओएम, आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये है आईएम यानी इनर मेम्ब्रेन। और बीच वाला क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है इस पे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मेनली क्योंकि 4 वाला जो होता है ना वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेके ट्रांसफर करता है, तो हम कभी कभी इसे कंसीडर नहीं भी करते, डायरेक्टली 1, 3, 4 लिख देते हैं। तो एक 4 होगा और साथ में एक 5 होगा जो कि है एटीपी सिंथेज, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स वाला रीजन है ये है मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड। इसके थ्रू नहीं मूव करेगा, यहाँ नहीं करता, 3 के थ्रू करता है, फर्स्ट के थ्रू करता है एंड फोर्थ के थ्रू करता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन्स पहुंच जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स आ गए। तो जब यहाँ पे प्रोटॉन्स आ जाएंगे तो क्या होगा कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ गया है। तो प्रोटॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज प्रेजेंट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, वापस आ जाएगा मैट्रिक्स के साइड। और ये जो प्रोसेस है यानी प्रोटॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट होना है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की साइड, वो करता है एटीपी सिंथेज। तो ये उल्टा डायरेक्शन में प्रोटॉन्स को भेजेगा, ठीक है। अब इसके दौरान जब ये प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन थी या लो कॉन्सेंट्रेशन थी, तो हाई टू लो जब प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ एटीपी सिंथेज इसके साथ साथ एटीपी बना देता है। किसकी हेल्प से बनाएगा? इसे एडीपी की जरूरत होगी और साथ में क्या चाहिए होगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? तो एटीपी बन गई। ये वाली प्रोसेस को हम कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। यानी यहाँ होता क्या है, जो भी एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी आई, यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेस थे 4, इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स को आगे की साइड भेजा, ट्रांसपोर्ट किया, तो उससे जो एनर्जी डिराइव हुई है उसका यूज किया जाता है फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किस चीज के एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स।
तो H प्लस आयंस का, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन्स की पंपिंग के लिए जो एनर्जी आई है वो आई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। इसीलिए जो प्रोटॉन्स हैं उनकी पंपिंग हो पा रही है, जो ये अभी हमने देखी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की साइड क्या हुआ था, प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई थी। क्लियर है? इसी को हम कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देख लेते हैं कि किसने बताया कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हो कैसे रही हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था इसका, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस चीज का, कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, तो वो किसने दिया था? तो उसके लिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे ए जेगेंडॉर्फ एंड दूसरे थे बी यूराइब, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जेगेंडॉर्फ और दूसरे बी वाले साइंटिस्ट हमने यूराइब लिखा है। कब दिया था इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ? 1966 में दिया था, ठीक है। इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट लिए। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या चीज ली होगी? क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड्स लिए थे। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है जो अभी हमने पढ़ी है कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एज वेल एज इन दी थाइलेकॉइड्स। तो थाइलेकॉइड्स के अंदर भी सिमिलरली यही प्रोसेस हो रही है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इस थ्योरी का दिया था, वो मेनली क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड्स पे काम करके दिया था। तो उन्होंने क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करे, वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह के थ्रू क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किए। क्लोरोप्लास्ट में से फिर थाइलेकॉइड निकाले। अब थाइलेकॉइड जो है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, तो ये जब निकलेंगे तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में निकलेंगे। तो वेसिकल्स थे जिनकी फॉर्म में उन्हें क्लोरोप्लास्ट मिले थे, ठीक है। सी नहीं आएगा यहाँ। तो क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड वेसिकल्स उन्होंने लिए थे। और क्योंकि हमें पता है थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसी पे F0 एंड F1 पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि जो एटीपी सिंथेज होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सो बेसिकली एटीपी सिंथेज कंसिस्ट्स ऑफ दीज टू पार्टिकल्स F0 एंड F1. So the chloroplast thylakoid vesicles which were isolated by these two scientists were considered to have these two particles, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि उसमें F0 F1 पार्टिकल्स तो आ ही जाएंगे क्योंकि वो वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हैं और मेम्ब्रेन पे ही F0 F1 पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये वेसिकल्स लिए, फिर उन्होंने क्या किया? तो सेकेंड स्टेप वॉज टू पुट दीज वेसिकल्स इन बफर्ड सॉल्यूशन। तो एक बफर्ड सॉल्यूशन था, उसके अंदर इन्होंने इन वेसिकल्स को डाल दिया, सॉरी वेसिकल लिख दिया, बफर्ड सॉल्यूशन में डाल दिया। बफर्ड सॉल्यूशन का पीएच था 4, ठीक है। इसमें डाल दिया। कब तक इस सॉल्यूशन में रखा? जब तक इन वेसिकल्स के अंदर का पीएच भी 4 नहीं हो गया, ठीक है। तो थाइलेकॉइड्स के वेसिकल्स को जब उन्होंने बफर्ड सॉल्यूशन में डाला तो उन्हें वहीं रखा until the pH of the vesicles, inside of the vesicle आप बोल सकते हो, जब तक वेसिकल्स के इनसाइड का जो pH है वो भी 4 नहीं हो गया। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन का बेसिकली pH 4 नहीं हो गया। तो जब 4 हो गया वो pH, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्हें डाल दिया दूसरे सॉल्यूशन में, ठीक है, किसी और सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका pH था 8, और साथ साथ में उस सॉल्यूशन में एडीपी और पीआई भी डले हुए थे, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी भी डले हुए थे। तो जब इस सॉल्यूशन में जिसका पीएच 8 था उसमें डाला तो क्या हुआ? एटीपी सिंथेसिस शुरू हो गई, एटीपी सिंथेसिस शुरू हो गई। तो इससे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, जैसे pH 4 था पहले, फिर pH 8 सॉल्यूशन में डाला, तो वो जो pH डिफरेंस है
हमें पता है पीएच डिफरेंस किस वजह से होता है, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो वेरिएशन था, दैट वेरिएशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो एटीपी की सिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन आयंस का ग्रेडियंट होना, जिसे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इन्होंने ये चीज भी प्रूव कर दी कि क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड्स के अंदर ही एटीपी सिंथेसिस होती है, क्योंकि और कोई वेसिकल्स तो उन्होंने यूज नहीं किए थे और कोई मेम्ब्रेन उन्होंने यूज नहीं की थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला था कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटीपी सिंथेज के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपके नेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि एटीपी सिंथेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।